हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हम यहाँ पर आज जो कि आपका ज्योग्राफी का टेस्ट लगाने वाले हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। तो आप देख सकते हैं कि जो आपका यूपीडब्ल्यूएससी आयोग है, कहीं ना कहीं पिछले साल के जो पूछे हुए क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट जरूर होते हैं, है ना। तो इसलिए क्या है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके हैं उनको जरूर पढ़ना है। साथ ही दोस्तों, पेड एग्जाम 2023 की बेहतर तैयारी करने के लिए आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। ऐप का नाम है देव जी के ट्रिक्स, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, या तो आप लोग प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर काफी सुविधा प्रोवाइड कराई गई है, जहां पर आपको फ्री कोर्स भी उपलब्ध कराया गया है। वहां पर आपको प्रीवियस ईयर जो आपके पेपर हुए उनका भी आपको वहां पर सोल्यूशन मिलेगा, करंट अफेयर आदि काफी चीजें आपको फ्री में दी गई है। और यहाँ पर कुछ कोर्स भी रखा गया है जो कि आपके देखा जाए तो रिचार्ज से आधे दाम में आपको ये कोर्स रखा गया है, पीडीएफ फॉर्मेट में है। बेस्ट आपका होगा, जो लोगों ने अभी तक तैयारी नहीं किया था या तैयारी नहीं है उनके लिए सबसे बेस्ट आपका कोर्स होगा। यहां पर आपको सब कुछ मिलेगा, 2023 के जो करंट अफेयर वो भी होगा, हिंदी होगा, यहां पर हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, समसामयिक की सब कुछ इसमें मिलेगा दोस्तों। यहां पर वन लाइनर में भी होगा, थ्योरी में होगा और आपके टेस्ट पेपर में आपको होंगे। यहां पर दोस्तों 40 मॉडल पेपर भी रखे गए हैं। 40 मॉडल पेपर में दोस्तों आपको यहां पर देखिए मैथ भी है, जीके भी है, रीजनिंग भी है, इंग्लिश भी है, ग्राफ तालिका भी होगा। 20 ऐसे मॉडल पेपर है जिसके नीचे आंसर की होगी, जिसको आप चाहें तो 5 दिन के अंदर 20-20 मॉडल पेपर आप लोग सोल्व कर सकते हैं, सबसे कम समय में और सबसे कम दाम में। यही आपको यहां पर कोर्स उपलब्ध कराया गया है। तो भैया आप लोगों के लिए कम्बो ऑफर दिया गया है 149 रुपए में। पहले आपका यही कोर्स आपको 99 में अलग अलग से प्रोवाइड कराया गया था, लेकिन ये कम्बो ऑफर है, तो आप लोग हमारे ऐप को डाउनलोड करके बेहतर तैयारी आप लोग कर सकते हैं। और अगर आप फ्री कोर्स लेना है तो फ्री कोर्स वाले ऑप्शन में जाकर फ्री भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 149 रुपए लगा देते हैं तो समझो कि आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, ठीक है ना। और अच्छे नंबर आप लोग ला सकते हैं और 2023 के अपडेट के अकॉर्डिंग आपको करंट अफेयर वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। चलिए देखिए, आपका दिया है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बीच स्थित है। बताइए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। ये जो आपकी स्थित है वो आपके किसके बीच स्थित है? देख सकते हैं 2022 में क्वेश्चन पूछा भी गया है। यहाँ पर जो आपका आंसर होगा क्या हो जाएगा? चलिए, बहुत अच्छा प्रयास है। देखिए काफी लोगों ने जवाब दिया भी है और बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोग पहले ही जवाब दे देते हैं। देखिए आपका जवाब ये देखिए नेपाल में तो है ही है और आपका भारत हो जाएगा। तो भारत और नेपाल जिसको ऑप्शन आ रहा है ए नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? भाई आजकल देखा जाए तो अक्टूबर में भी गर्मी होती है ना। और कभी कभी बारिश भी हो जाती है, धुआंधार वाली बारिश होती है, किसानों को चौपट कर देती है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर होगा भैया, यहाँ पर हो जाएगा कि उच्च आर्द्रता से जुड़ा हुआ जो उच्च तापमान होता है। तो याद रखिए, उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान ये अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य जो आपका जीएमटी से है वो कितना आगे है? चलिए, भारतीय मानक समय ग्रीनविच जो माध्य टाइम है जीएमटी से है वो कितना आगे है? दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका बन जाएगा 5.5 घंटा, वो भी कैसा? प्लस में रहेगा, प्लस में, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? हरित क्रांति में दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? रासायनिक उर्वरक और कीट का मतलब कीटनाशी, उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज, सिंचाई, या सभी। तो भाई यहाँ पर देखिए दो चीज तो आपको कॉमन मिल रही है, उच्च उपज देने वाली किस्म और सिंचाई। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा, ये सभी हो जाएंगे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कमेंट करिए जल्दी से कि बिहार का जो शोक कहते हैं वो बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा, कोसी, है ना। ये जो आपका कोसी है कहीं ना कहीं देखा जाए बहुत टेढ़ी मेढ़ी बनी हुई है, और थोड़ा बहुत अगर क्या हुआ कि कचरा वगैरह जाम हो गया तो बारिश तो आना ही आना है, ठीक है। यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और अच्छा क्वेश्चन आपका दिया गया है। यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है? चलिए कमेंट करें फटाफट जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं। चलिए, बहुत अच्छे प्रयास, बहुत ही अच्छा है। देखिए यहाँ पर आपसे कह रहा है भारत का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? चलिए भैया, ये है ऑप्शन ए, कुर्ग है दोस्तों। याद रखिए कुर्ग जो कि आपके कहां पर है? कर्नाटक में है दोस्तों। इसे दक्षिण भारत का कश्मीर भी कहा जाता है। याद रखिएगा कि कुर्ग को दक्षिण भारत का कश्मीर भी कहा जाता है और इसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहते हैं। उम्मीद है पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? कवरती है, पोर्ट ब्लेयर तो होगा नहीं। यहाँ पर आंसर आपका ए नंबर ही राइट हो जाएगा, कवरती हो जाएगा, ठीक है। राजधानी क्या है? कवरती है। और ये जो कवरती है 32 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। अच्छा, एक पॉइंट होता है लक्षद्वीप की भाषा क्या है? लक्षद्वीप की भाषा क्या है? तो आप कहेंगे केरल के पास है और केरल में मलयालम है, तो यहाँ भी मलयालम है। क्वेश्चन पूछा भी गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? चलिए, कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो दोस्तों ये है आपका बांग्लादेश। यहाँ पर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। और याद रखिए इसकी जो सीमा है वो 4096 किलोमीटर आपकी सीमा है, ठीक है ना। दूसरी बात हमने बताया है कि अगर आपसे पूछे कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश है जो 5वें नंबर का आपके भारत के साथ सीमा साझा करता है, तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। बस हमने बताया है बचपन का सपना, है ना। ये बचपन का सपना जो आपका है MBA, है ना,
तो ये रट लीजिएगा। देखिए बांग्लादेश फर्स्ट नंबर में, सेकंड चाइना, तीसरा पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, है ना, फिर भूटान, फिर अफगानिस्तान। इस प्रकार से आपका जुड़ा हुआ है। क्रम पूछे पहला नंबर तो बांग्लादेश दे दिया, चौथे नंबर में तो नेपाल हो जाएगा, पांचवें म्यांमार हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है। चलिए, इजराइल की राजधानी क्या है, तो याद रखिएगा ये है ऑप्शन ए नंबर है, यहाँ पर जेरूसलम। क्या हो जाएगा, जेरूसलम इसका जो ऑप्शन है आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश इनमें से पूछा गया दोस्तों। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो ये है भैया आपका जो लक्षद्वीप है। क्या है, यहाँ पर आंसर डी, लक्षद्वीप जो आपका आंसर है राइट हो जाएगा। और हमने बताया है कि ये 32 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला है कहीं ना कहीं। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। हमेशा से क्वेश्चन ये पूछा जाता है ना। ये क्वेश्चन आपको हमेशा मॉडल पेपर में मिलता है और एग्जाम में भी पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। ये ट्रेंडिंग वाला क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये है ऑप्शन क्या बनेगा, असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। कितने हो गए, यहाँ पर 5 हो गए, तो ऑप्शन आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन, असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन आ गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है। तो चलिए भैया, यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, अंतःस्थलीय मतलब दोस्तों ये है ऑप्शन सी, कैस्पियन सागर। क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो कैस्पियन सागर है दोस्तों याद रखिएगा, ये पृथ्वी की सतह पर पानी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय निकाय है ना। कैस्पियन सागर जो कि यूरोप और एशिया की संधि पर आपका स्थित है ना। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर भाई, इतना सब कुछ क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। अगले पॉइंट में आइए, पॉइंट आपसे अगला है, कह रहे सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इसे मानसून का क्या कहा जाता है। भाई आप देखते हैं कि कभी कभी क्या होता है, अचानक बारिश होती है और कई दिनों तक होती रहती है, तो इस बारिश को कहते क्या है, यहाँ पर जवाब देना है भाई। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है कि सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इसे मानसून का कहा जाता है। चलिए, यहाँ पर हो जाएगा प्रस्फोटन। क्या, प्रस्फोटन मतलब होता है यहाँ पर फटना। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यह गर्म और शुष्क से आर्द्र और आर्द्र मौसम में अचानक परिवर्तन होता है तो वर्षा की विशेषता हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पर आंसर आपका सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है। देखिए बहुत बुकें हैं जिनमें गलती है, बाद में मत कहना कि नहीं हाँ ये है। हम आपको जो भी पढ़ाते हैं बिल्कुल प्योर होता है, गलतियां ना मात्र होती है, मानवीय गलतियां हो गई किसी से वो बात अलग होती है। लेकिन यही क्वेश्चन आप दूसरी जगह देखिएगा, आपको ये गलत दिखा होगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आपका है इसमें आंसर दूसरा था, लेकिन ये है जो आपका आंसर है वो है आपका प्रस्फुटन। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, कह रहा से कि जीएमटी का पूर्ण रूप क्या है। ये तो इजी क्वेश्चन है, अभी हमने बताया। जीएमटी मतलब होता है ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है। तो दोस्तों यहाँ पर जीएमटी जो कि आपके लंदन में रॉयल ऑब्जर्वेटरी में औसत समय है जिसे आधी रात को मापा जाता है। यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप पूछा गया है दोस्तों, याद रखिएगा। ये है आपका कौन सा, माजुली द्वीप है। क्या, माजुली द्वीप है दोस्तों। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में माजुली को दुनिया का सबसे बड़े नदी द्वीप का नाम दिया गया है। और यह सुंदर नदी अर्थात जो आपका ब्रह्मपुत्र नदी है आपके असम में, वहां पर आपका स्थित है। और दोस्तों याद रखिएगा, दुनिया का सबसे छोटा जो नदी द्वीप है वो भी आपके असम में ही ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है। ठीक है ना, तो दोनों ही आपके यहीं पर हैं। जैसे कि क्वेश्चन होता है कि बड़ा इमामबाड़ा कहाँ है, तो आप कहेंगे लखनऊ में है। तो एक बात ये भी होती है, छोटा इमामबाड़ा कहाँ है, वो भी लखनऊ में है। ठीक है ना, तो ऐसे आपकी माजुली द्वीप भी आपके ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में ही है और जो छोटा है वो भी वही है। अगला बताइएगा कि सूर्य का दीप्तमान आमुख जिसे हम देखते हैं क्या कहलाता है। चलिए यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा क्या हो जाएगा, सूर्य का दीप्तमान आमुख जिसे हम देखते हैं क्या कहलाता है। दोस्तों यहाँ पर जो आंसर बनेगा राइट क्या हो जाएगा भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 दिया गया है और 6 का जो ऑप्शन है यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये है प्रकाश मंडल। क्या हो जाएगा, प्रकाश मंडल, ऑप्शन ए हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है आपसे, कह रहा है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। बताइए भाई, कितना अच्छा क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, जवाब देते रहिए भाई। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 22 मई। क्या हो जाएगा, 22 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। ठीक है ना, मतलब पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए जैव विविधता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। तो दोस्तों यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये तो जानते हैं। यहाँ पर आपका नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वाष्प और ओजोन। अब इसमें से देखिए जो आपका आंसर बनेगा 17 नंबर में वो कौन सा हो जाएगा। सबको तो हमने बता दिया, तो सिंपल सी बात है ग्रीन हाउस गैस हो जाएगा।
मतलब ग्रीन हाउस गैसों में अभी बताया कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है ना, फिर नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वाष्प, ओजोन, ये आपकी होती है दोस्तों, है ना। यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। कह रहा आपसे ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम क्या है। ग्लोबल वार्मिंग से भैया क्या क्या समस्या होती हैं, क्या क्या दिक्कतें होती हैं, यहाँ पर देखिए क्या ये पॉइंट सभी सही है क्या। चलिए, ग्लोबल वार्मिंग से क्या क्या दिक्कतें होती हैं, तो देखो हमने आपको जड़ से सीधा आपको आसमान पहुंचाते हैं। ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है कि सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो बारिश, मतलब जो बर्फ होता है पिघलने का, बर्फ पिघलती है। जब बर्फ पिघलेगा तो समुद्र के स्तर में क्या होगा, वृद्धि भी होगा। तटीय रेखा में परिवर्तन होगा। अभी आपने एक नाम सुना होगा कि जो इंडोनेशिया की राजधानी है उसको बदलने के लिए सोचा गया, बदला भी गया। तो कहीं ना कहीं जल स्तर में क्या होगा, वृद्धि हो रहा है। आपका जो मीठा पानी है आपके पहाड़ों का, वो समुद्र में खारे पानी में जा रहा है, तो मीठे पानी में भी परिवर्तन हो गया, फसल पैटर्न में भी परिवर्तन हो गया। क्योंकि जब परिवर्तन ही आपका हो रहा है तो हर चीज में परिवर्तन हो रहा है। तो याद रखिए, ग्लोबल वार्मिंग में ये सभी आपकी जिम्मेदार कारक होते हैं। और इसको अगर सम रखना है, अर्थात ग्लोबल वार्मिंग ना हो पाए, एक कांस्टेंट में रहे, तो भैया वृक्ष लगाइए, बारिश हो, ये समस्या आपकी कवर हो जाएगा। अगला बताइएगा। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जक को अवशोषित करती हैं, जो निचले वायुमंडल को गर्म करती हैं। आप देखिए कि 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे 2022 में, जो कि आपके ग्लोबल वार्मिंग से ही। 19 नंबर की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर देखिए आपका जो हो जाएगा, आपका औरक्त किरणें, है ना, औरक्त विकिरण होती हैं, जो कि आपको देख सकते हैं कि पृथ्वी का नीचे जो आपका होता है क्षोभ मंडल है, और क्षोभ मंडल में ही ये आपके एरिया को गर्म कर देती हैं। तो ऑप्शन आपका सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। कह रहा है उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। भैया ये टैगा वन हो जाएंगे या अमेजन वर्षा वन होंगे। दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर आंसर जो आपका है वो आपका डी हो जाएगा, अमेजन वर्षा वन, है ना। दक्षिण अमेरिका में जो अमेजन वर्षा वन है, यहाँ पर दोस्तों पेड़ पौधे बहुत होते हैं, अनेक प्रकार की प्रजातियां हैं। और दोस्तों याद रखिएगा, यह पृथ्वी पर 20% ऑक्सीजन उत्पादन करता है। कौन? ये जो आपका अमेजन वर्षा वन है, पूरी पृथ्वी का 20% ऑक्सीजन दोस्तों यहीं से होता है, इसलिए इसे पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे ओजोन होल इनमें से क्या है या किससे संबंधित है। चलिए, ओजोन के बारे में बताना है, ओजोन जो छिद्र है उसके बारे में बताना है, और ओजोन छिद्र के बारे में हमने बहुत अच्छी तरीके से समझाया भी है। यहाँ पर देखिए, ओजोन जो छिद्र होता है, ये समताप मंडल में ओजोन परत की क्या होती है, मोटाई में कमी से संबंधित है। अब दोस्तों हमने बताया था कि जो आपकी परतें होती हैं, यहाँ पर पहले आपकी क्षोभ मंडल, फिर आपकी समताप मंडल, और समताप मंडल में ही क्या है, आपका ओजोन छिद्र है। कहाँ पर है, तो आपके अंटार्कटिका महाद्वीप में। कहाँ पर है, अंटार्कटिका महाद्वीप में ओजोन छिद्र पाया गया है। दूसरी पॉइंट होता है कि गर्मियों के महीने में ओजोन छिद्र की मोटाई बढ़ती है और सर्दियों में क्या होती है, घटती है, याद रखिएगा। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका सी नंबर है, समताप मंडल में ओजोन परत की क्या मोटाई में कमी, ये होता है आपका ओजोन जो आपका छिद्र है। ठीक है, पॉइंट याद रहेगा। ओजोन छिद्र जो मापा जाता है, अर्थात यहाँ पर डॉप्सन, ठीक है, ओजोन परत की मापने की इकाई होती है डॉप्सन होते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम आपको देखो बताते हुए चल रहे हैं। और अगला क्वेश्चन आपका आ गया है, निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है। अब आप देख सकते हैं कि लगभग जो क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं वो आपके ग्रीन हाउस गैस से ही मिल रहे हैं। कितने क्वेश्चन आप देख सकते हैं 2022 में आपके बने हैं, बताइएगा कि किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है। अभी अभी हमने जिक्र किया था, यहाँ पर देखिए मेथेन आपकी है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और आपका नाइट्रस ऑक्साइड है। तो भाई यहाँ पर जो आपका आंसर होगा क्या हो जाएगा, चलिए बताइए। यहाँ पर देखिए मेथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी नंबर है आपका आर्गन, तो आर्गन नहीं होगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन भी दोस्तों याद रखिए ग्रीन हाउस गैस में नहीं आती है। यही ज्यादा से ज्यादा दो पूछेगा, नाइट्रोजन पूछ लेता है तो आपको इसको पूछ लेता है। ठीक है, मतलब ये हुआ कि ग्रीन हाउस गैस से काफी क्वेश्चन आपके देखिए बने थे। सलाल पनबिजली परियोजना किस नदी पर है, यहाँ पर जवाब दे रहे हैं। 1 का ऑप्शन देखिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं सी नंबर, बिल्कुल सही जवाब है आपका, जवाब 1 का ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर जवाब देना है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी नंबर तांबा आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहां पर है, और ये सभी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं ना। 3 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये आपके असम में है दोस्तों, ऑप्शन बन जाएगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी तंत्र की नदियां नहीं है। 4 का ऑप्शन देना है, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, हिमालय तंत्र की नदियां नहीं है, इनमें से कौन सी। देखो कावेरी है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है और आपकी गोदावरी है। अब आप ही बताइए 4 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, शायद इसमें कूटनीति आपको दी गई होगी, है ना। देखिए यहाँ दी गई है कूटनीति, इसमें से आपको दी गई है। अब आप ही बताइए क्या हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर जो आपका 2 और आपका 3 है, अब 2 और 3 में है क्या, तो देख लीजिए यहाँ पर 2 में आपका जो दिया गया है गंगा नदी और आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, ये कैसी हैं, हिमालयी नदियां हैं। ऑप्शन बनेगा क्या, बी नंबर ऑप्शन आपका भी हो जाएगा, मतलब 2 और 3 आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है दोस्तों, यहाँ पर जवाब देना है। देखिए आपका नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है, 5 नंबर में ऑप्शन हो जाएगा क्या, बी नंबर हो जाएगा कृष्णा नदी, इसका ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी। चलिए जवाब देना है। देखो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं कि माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी।
देखिए 6 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, याद रखिए आपके 1953 में की गई थी और आपके डेट पूछे तो आपको बताना है 29 मई। याद रखिए 29 मई 1953 को पहली बार माउंट एवरेस्ट पर न्यूजीलैंड के एमंडसन हिलेरी, कौन, न्यूजीलैंड के एमंडसन हिलेरी और नेपाल के जो थे भारतीय नागरिक तेनसिंग नॉर्गे, है ना, ये आपके भारतीय मूल के निवासी थे, भारतीय जो तेनसिंग नॉर्गे, है ना, ये आपके चढ़े थे। तो याद रखिए इसका जो ऑप्शन है आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य जो कि राष्ट्रीय उद्यान है, इसका नाम बताइए क्या हो जाएगा 7 नंबर में। चलिए 7 का ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या हो जाएगा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों याद रखिएगा ऐसे राष्ट्रीय उद्यान पूछे जाते हैं कहीं ना कहीं या तो वो आपके रामसर साइट में शामिल होते हैं या तो उनको किस विशेष प्रकार का दर्जा प्राप्त होता है, तो ऐसे ही आपके कह सकते उद्यानों को पूछा जाता है। तो दोस्तों याद रखिए केवलादेव ऑप्शन में आपका सी नंबर। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो आपका है ये भी आपका काफी प्रसिद्ध है, बार बार पूछा जाता है सी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भिलाई इस्पात संयंत्र लौह अयस्क का स्रोत है, अर्थात भिलाई इस्पात जो आपका है ये किसका स्रोत है, यहाँ पर 8 नंबर में। तो ये आपका दिल्ली राजहरा क्या है, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का जो स्रोत है आपका दिल्ली राजहरा जो ऑप्शन है इसका ए नंबर बनेगा। अगला दिया गया है दर्रे के बाद दिया गया दर्रे, अब मिलान करिए दर्रे इनमें से कौन सा सही होगा कौन सा नहीं सही होगा, इसमें से इस प्रकार से ऑप्शन दिया गया है। तो चलिए मिलान कर लीजिए जल्दी से 9 नंबर में। चलिए 9 की अगर बात करते हैं तो देखो, अच्छा दिया क्या दिया है, कह रहा है कि दिए गए दर्रों और उनके स्थानों को का जोड़ा सही नहीं है। अच्छा सही नहीं है आपसे ये पूछा गया है ना, सही नहीं है ये आपसे पूछा गया है। तो पहला दिया है जोजिला दर्रा, तो ये जम्मू कश्मीर में पहला तो आपका सही दिया गया है ना। फिर बारालाचा दर्रा दिया गया है, तो बारालाचा उत्तर प्रदेश में तो नहीं है भाई, है ना। फिर थांगला दर्रा गया है, फिर दिया गया है आपका लिपुलेख दर्रा, है ना, ये आपका हिमाचल प्रदेश है क्या भाई, थांगला दर्रा हिमाचल प्रदेश में नहीं पड़ता है। अच्छा नाथुला दर्रा सिक्किम में है, मतलब इसमें से ये वाला जो पॉइंट आपका ये भी आपका नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखो आपका यहाँ पर जो 4 नंबर आपका दिया गया है 4 नंबर है, तो ये आपका नाथुला सिक्किम आपका हो जाएगा। मतलब इसमें से 9 में ऑप्शन क्या बनेगा भाई, 2 और 3 जो आपके जोड़ा सही नहीं है, तो ऑप्शन इसका भी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा कि भारत में कुल सिंचाई का 45% और घरेलू पानी का जो परसेंट है भूजल से आता है, अर्थात भूजल रिजर्व से आता है 10 नंबर में। तो देखिए 80% मतलब कह सकते हैं कि भारत में कुल सिंचाई का क्या, भारत में कुल सिंचाई का 45%, भारत में कुल सिंचाई का 45% और घरेलू पानी का 80% भूजल रिजर्व से आता है, इसका मतलब ये कह रहा था। तो ऑप्शन जो आपका बनेगा आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है। पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर पूछा है, मॉडल पेपर में सेम टू सेम आपका क्वेश्चन पूछा गया है, देख सकते हैं 11 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए 11 नंबर में यहाँ पर देखिए अन्नाईमुड़ी है, अन्नाईमुड़ी जो कि अन्नामलाई पहाड़ी की आप सबसे ऊंची चोटी है, आपका जवाब नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, कह रहा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघुत्तर हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है। ये बताइए लघु हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी जो माला है वो आपकी कौन सी है। 12 नंबर की बात करते हैं तो देखिए जो पीर पंजाल श्रेणी है, कौन, पीर पंजाल श्रेणी है, ये लघु हिमालय में आपकी सबसे लंबी पर्वतमाला है, ऑप्शन सी हो जाएगा पीर पंजाल। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे कि यूरेशियाई प्लेट एवं भारतीय प्लेट के टकराव पर सिकुड़न के परिणाम स्वरूप निर्मित लंबवत घाटी कौन सी है। चलिए यूरेशियाई प्लेट और भारतीय प्लेट के टकराव से सिकुड़न के फलस्वरूप जो निर्मित लंबवत घाटी है वो आपकी कौन सी, इसे क्या कहा जाएगा। चलिए इस घाटी का नाम याद रखिए डंस, क्या जाता है, डंस कहा जाता है। 13 का ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर डी बनेगा दोस्तों, डी नंबर इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान की एक अनोखी विशेषता काली मिट्टी का क्षेत्र है जिसे कहते हैं। तो काली मिट्टी का क्षेत्र दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, तो इसे कहते हैं दक्कन का ट्रैप, है ना, दक्कन का पठार, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। अगला प्रायद्वीपीय भारत की या भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो आपकी अन्नाईमुड़ी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन क्या पर है, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर आपका नहीं है। महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर आपका नहीं है 16 नंबर में। चलिए देखिए माउंट कंचनजंगा है, ठीक है, फिर माउंट मकालू दिया गया है, फिर क्या दिया गया है, यहाँ पर देखिए आपका नंदा देवी है, लेकिन जो माउंट नाग टिब्बा है ये इसका आपका नहीं है दोस्तों, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बताइए, क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन सा कम हिमालय या हिमाचल के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिसोर्ट्स में से एक नहीं है। चलिए इनमें से कौन सा कम हिमालय अर्थात जो लघु हिमालय या हिमाचल के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिसोर्ट में से एक नहीं है, जवाब दीजिएगा। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिएगा। जो लोग कह रहे हैं ना कि क्वेश्चन सरल है, तो चलिए मारिए आंसर, बताइए आपका जवाब क्या बनेगा। 17 का ऑप्शन आपका हो जाएगा बाणासुर जो आपका याद रखिए वायनाड जिला, आपने नाम सुना होगा, वायनाड जिला कहां पड़ता है, तो आपके केरल में पड़ता है दोस्तों, कहां पर, केरल में। तो जो बाणासुर रिसोर्ट है कहां पर है, वायनाड जिला केरल में आपका है। क्लियर है। आगे बताइए, क्वेश्चन दिया गया है वह कौन सा पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है। बताइए यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा कि कौन सा पर्वत सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है 18 नंबर में। और 18 का ऑप्शन क्या बन जाएगा, याद रखिएगा आपका जो नंदा देवी है, कौन, नंदा देवी, इसका जो ऑप्शन बनेगा बी नंबर, नंदा देवी ये भारत में है, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है 19 नंबर में। यहाँ पर 19 की बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिए जो आपका माउंट जो केटू है अर्थात केटू गार्डविन ऑस्टिन, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। अगला पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर आपका कौन सा है, पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर पूछा गया है दोस्तों, यहाँ पर जवाब दीजिए क्या जवाब हो जाएगा। चलिए
यहाँ पर 20 नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन क्या बनेगा 20 नंबर में? तो यहाँ पर देखिए डोडा बेटा क्या है, पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर आपसे पूछा गया है, यहाँ पर डोडा बेटा इसका आंसर बनेगा बी नंबर। ठीक है, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ओ सॉरी 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 कहां गया, यहाँ पर भैया अनायमुड़ी है, कौन है? पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर आपका अनायमुड़ी होगा। 20 का ऑप्शन आपका ए नंबर होगा, अनायमुड़ी होगा, ऑप्शन दिया गया है अनायमुड़ी। अनायमुड़ी देखा नहीं था, यहाँ पर अनायमुड़ी मिल गया है, अनायमुड़ी ही इसका आंसर आपका है ए नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि पोनमुडी दक्षिण भारत का एक छोटा हिल स्टेशन है, यह किस शहर के पास है? पोनमुडी दिया गया है, पोनमुडी, और ये मुडी आपका तिरुवनंतपुरम शहर के पास है। यहाँ पर आंसर आपका बनेगा सी नंबर, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है? कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है 22 नंबर में? देखिए आपका दिया गया है करेवास, फिर दिया गया भागीरथी, काठमांडू, अराकू। चलिए जवाब दीजिए, सरल वाले जितने स्टूडेंट थे बताइए जल्दी से, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए तुक्का मार के जवाब दे रहे हैं काठमांडू, है ना, क्योंकि काठमांडू नेपाल में है। तो ये बताइएगा कि क्या हिमालय का आपका भाग नहीं है क्या? जो नेपाल है क्या नेपाल है क्या हिमालय का भाग नहीं है क्या? हिमालय का भाग नहीं है क्या? चलिए देखो यहाँ पर जो 22 नंबर है, 22 नंबर का ऑप्शन बनेगा डी नंबर। याद रखिए अराकू जो आपका है ये हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है। अब हिमालय का विस्तार हमने आपको बताया भी था कि हिमालय का विस्तार छोटा नहीं है दोस्तों, हिमालय का विस्तार यहाँ से आओगे ये पूर्वी घाटी वाला जितना एरिया है, अंडमान निकोबार, है ना, ये सब पूरा एरिया आपका हिमालय का ही है। इसीलिए इसे बोला जाता है क्या? इसे बोलते हैं हम लोग हिमाद्री बोलते हैं, इसे बोलते हैं हिमाद्री, ये हिमालय का ही क्षेत्र आपका है। और इसे बोलते हैं पश्चिमी घाट वाली को बोलते हैं सहाद्री, क्या बोलते हैं? सहाद्री। तो ये सब एरिया आपका आता है हिमालय की आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया है कि मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी पूछा गया 23 नंबर में। तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा डी नंबर, ये शिलांग चोटी है। कौन? शिलांग चोटी। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, राइट हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है भाई? अब इसमें भी देखो काफी लोग जवाब गलत दे रहे थे, तो अब बताइए क्या करें? अब हम समझ नहीं आता कि आपको बुखार आता भी है कि नहीं आता है। आप कहते हैं कभी कठिन है और कभी कहते हैं बहुत कठिन है, कभी कहते हैं बहुत सरल पेपर है, और सरल टेस्ट पेपर में भी आप लोग सही नहीं कर पाते हो, फिर कहते हो लो, है ना, फिर कहो सर जी आप रेलते बहुत हैं। चलिए कह रहे हैं भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? बताएगा कि भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है 24 नंबर में? तो 24 की अगर बात करें तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, अरावली पर्वत है, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर, राइट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बताइएगा कि केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम बताना है। केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम क्या हो जाएगा 25 नंबर में? और 25 की अगर बात कर लें तो आप आंसर यहां पर बनेगा सी, ये अनायमुड़ी हो जाएगा सी नंबर। अगला, निम्नलिखित में से भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम कहां पर है? कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है? यहाँ पर 26 नंबर में। 26 की अगर बात करें तो देखो कंचनजंगा, नंदा देवी तो लगाओगे ही नहीं, कभी नहीं लगाना, क्योंकि ये ऊंचाइयों में सबसे ज्यादा है और पूछा गया सबसे कम, तो इसका मतलब कंचनजंगा और नंदा देवी यहाँ से हट जाएंगे ऑप्शन से। ठीक है ना, यहाँ पर पूछा सबसे कम, तो ये तो ऑप्शन से हट ही जाएंगे। अब आपके पास बचे हैं कामेट और आपका मुकुट पर्वत, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, मुकुट पर्वत इसका आंसर बनेगा डी नंबर। अगला है कंचनजंगा, विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत है, के बीच सीमा पर स्थित है। तो कंचनजंगा देखिए आपका जो है किसकी सीमा पर है? ये किसकी सीमा पर है दोस्तों? याद रखिए आपके भारत और नेपाल की सीमा पर, ऑप्शन सी हो जाएगा भारत और नेपाल। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है? चलिए यहाँ पर आंसर देना है, आपका जो जवाब बनेगा राइट क्या हो जाएगा 28 नंबर में। 28 को ऑप्शन लॉक करिए जल्दी से, जल्दी से लॉक करिएगा। तो देखिए आपका जवाब हो जाएगा जो आपका ऊटी है दोस्तों। कौन? यहाँ पर जो 28 का ऑप्शन है बी नंबर है, ऊटी जो आपका है समुद्र ऊंचाई में सबसे अधिक आपका है, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। गए हैं कि नहीं गए ऊटी? ऊटी नहीं गए तो आप लोग सर्च करिएगा, बहुत अच्छा मतलब एक हिल स्टेशन भी आपका है, और यहाँ पर कच्ची फिल्मों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, यार आपसे उत्तरी अंडमान व उच्चतम बिंदु, उत्तरी अंडमान का उच्चतम बिंदु पूछा गया। उत्तरी अंडमान का उच्चतम बिंदु 732 मीटर पर स्थित है, चोटी का नाम बताना है। तो चलिए उत्तरी अंडमान का सबसे उच्चतम बिंदु कौन सा है, यहाँ पर जवाब दीजिए। देखिए आपका जवाब यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, सैडल पीक है। क्या है? सैडल पीक, जो कि ऑप्शन क्या है यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए 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 आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन का तरीका अलग होगा, यहाँ पर जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन सेम रहा होगा, क्वेश्चन आपका दूसरा रहा होगा। अगर आपने बताया तो एक बार स्क्रीनशॉट लेकर बताइएगा कि डलहौजी बताए थे। ठीक है, क्वेश्चन का तरीका बदला रहा होगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि दुनिया के सबसे बड़े थार दिया है, बल्कि थार होता है, क्या होता है? थार होता है। तो दुनिया के सबसे बड़े थार रेगिस्तान में एक भारत में कहां पर स्थित है? ये जो आपका थार रेगिस्तान है ये आपकी स्थित कहां पर है? तो चलिए बताइएगा, चांदीपुर उड़ीसा, तो उड़ीसा में तो हो ही नहीं सकता है ना। वेदारण्यम में तरीमन में आपका दिया है, ये भी नहीं होगा। अब बताइए जैसलमेर राजस्थान में है या कच्छ गुजरात में है? चलिए बताइए इसका जो आंसर बनेगा राइट क्या हो जाएगा? चलिए सी नंबर कह रहे हैं जैसलमेर राजस्थान। अच्छा भाई फिर से बताइए भाई, दुनिया का सबसे बड़ा थार रेगिस्तान भारत में कहां पर स्थित है? चलिए भारत के राजस्थान में है, राजस्थान इसका ऑप्शन बनेगा सी नंबर है। याद रखिए राजस्थान में जैसलमेर हो जाएगा। किताब में शायद डी दिया गया है, किताब में शायद डी दिया गया है, तो डी नहीं, यहाँ पर सी होगा। 30 वाले में जो ऑप्शन होगा वो आपका सी कर लीजिएगा। ठीक है,
चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वन खंड एवं प्रमुख पर्यावरण संसाधन भारत का कितना भूभाग क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो चलिए यहाँ पर 31 की अगर बात करें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, कह रहा है भारत का कितना भू क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ पर आंसर जो बनेगा राइट क्या हो जाएगा, तो देखिए आपका जवाब लगभग में देखेंगे तो आपका जवाब सी हो जाएगा, लगभग 25% आपका आंसर है राइट हो जाएगा। क्लियर है। अब इसमें से देखिए भारत का कितना भूभाग क्षेत्र वन क्षेत्र में आता है, तो आपने पढ़ा होगा 21.71% लगभग पढ़ा था ना, जो अपडेट आया है 2021 में, और पेड़ पौधे मिलाकर लगभग 24 कुछ करके हो जाता है। तो हम कम तो बताएंगे नहीं, ना ही अधिक बताएंगे, एवरेज वाला ऑप्शन लेंगे, तो एवरेज में ऑप्शन सी नंबर राइट होगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि बिनसर का जंगल भारत के किस प्रदेश या केंद्र शासित क्षेत्र में अवस्थित है। बिनसर के जंगल ये आपको मिला होगा मॉडल पेपर में। तो चलिए 32 का ऑप्शन बताइए क्या हो जाएगा, तो देखिए ऑप्शन हो जाएगा आपके उत्तराखंड में दोस्तों, कहां पर है, उत्तराखंड, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है वन विभाग के सर्वेक्षण के मुताबिक भारत का वास्तविक वन कवर भौगोलिक क्षेत्र का कितना है। ये बताइएगा कि वन का जो वास्तविक वन है ना, वन और ब्रज अलग होता है, तो देखिए वन वाला पूछा गया है। और यहां पर आपको मालूम है कि पिछली बार की तुलना में इस बार को जो आया है वो 0.22% अधिक आया है ना, मतलब वृक्षों की क्या हुई है, यहां पर वृद्धि हुई है, 0.22% की वृद्धि हुई है। तो इसके हिसाब से बताइए जो ऑप्शन बनेगा यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन देखिए आपका जवाब हो जाएगा सी वाला हो जाएगा 21.54। लेकिन ये 2018 वाला है ना, 2018 का है, लेकिन नया रिपोर्ट जो आपकी 2021 में आई है उसमें 0.002 जोड़ दीजिएगा, तब आपका बन जाएगा क्या 21.71%। ये 2021 का अपडेट दोस्तों आपका है, याद रखिएगा क्या हो गया है, 21.71% हो गया है। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक है। वन क्षेत्र सर्वाधिक है, 34 का ऑप्शन देना है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए आपके मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। एक जवाब ये दीजिएगा कि प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो वृद्धि हुई है वो किस राज्य में हुई है, वन प्रतिशत के हिसाब से जो वृद्धि हुई है वो किस राज्य में हुई है, जवाब दीजिएगा। वन में प्रतिशत के हिसाब से जो वृद्धि हुई है वो किस राज्य में हुई है, ये जवाब दीजिए क्या हो जाएगा। चलिए आंध्र प्रदेश में दोस्तों, याद रखिए बड़े राज्यों में जो आपका आंध्र प्रदेश है, अभी आपका फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम जो हुआ था उसमें आपका क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। यहां पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है। भारत में कैसे वन आपको मिलते हैं दोस्तों, भारत में सबसे जो आपका वन मिलता है सबसे बड़ा क्षेत्र, यहां पर बताइए क्या हो जाएगा। चलिए देखिए 35 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन सी हो जाएगा उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन। ये जो पर्णपाती वन होते हैं ये आपके होते हैं पतझड़ वन, है ना, ये पतझड़ वन होते हैं। ऑप्शन बनेगा आपका से कि बालाघाट का मलंज खंड क्षेत्र और झुंझुनू का खेतरी सिंगना क्षेत्र के महत्व के खदन आपके हैं 40 नंबर में। तो ये देखिए तांबा के लिए जाना जाता है, यहाँ पर खेतड़ी से आपको मिल गया डी नंबर तांबा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा तांबा कच्ची धातु उत्पादक राज्य कौन सा है। यहाँ पर 41 नंबर में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए कह रहे हैं भारत का सबसे बड़ा तांबा कच्ची धातु, जब कच्ची धातु लगा दी दोस्तों तो यहाँ पर हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्या मध्य प्रदेश, इसका ऑप्शन बनेगा आपका नंबर है कि जब तांबा कच्ची धातु बोल दे तो आपको मध्य प्रदेश लगाना है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है। तो स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है दोस्तों, यहाँ पर बताना है। तो देखो आपका जमशेदपुर आपका है, पश्चिम बंगाल है, दुर्गापुर है, लेकिन झरिया आपके कोयला से है। क्या हो गया, झरिया ये कोयला से है दोस्तों, कोयला से है, ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। अगला किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। चलिए यहां पर बताइएगा कि किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो 43 को ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर डी नंबर जमशेदपुर को जाना जाता है। अगला है कुछ पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके पास भारत की अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। 44 नंबर में ऑप्शन क्या बनेगा, डी हो जाएगा बांग्लादेश दोस्तों। क्या बन जाएगा, बांग्लादेश, जिसका ऑप्शन आ रहा है राइट हो जाएगा, डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो में लाइक की संख्या बढ़ा दीजिए भाई, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं सभी लोग भाई वीडियो में लाइक की संख्या बिल्कुल जबरदस्त तरीके से यहाँ पर आना चाहिए, है ना। सभी लोग यहाँ पर लाइक की शेयर बराबर कर दीजिए दोस्तों, जितने लोग जुड़े हैं। और यहाँ पर बांग्लादेश हो गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अब थोड़ा स्पीड में आएंगे। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर है। कौन सा जिला भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर है, कौन सा जिला भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर है। तो चलिए लॉक करिए, ऑप्शन क्या हो जाएगा इनमें से। तो देखो आपका जिला दिया है जो किन्नौर जिला है ना, किन्नौर जिला आपका है 45 नंबर में, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी बनेगा किन्नौर जिला। ठीक है। और अगला है निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर है। तो कौन सा देश भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर है 46 नंबर में। 46 को ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर दिया है पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका। क्या दिया है फिर से पढ़िए। अच्छा नहीं शब्द आपको दिया है, माफ करिए, देखो नहीं शब्द आपको दिया गया है ना, कंफ्यूज कर रहा था। देखो नहीं शब्द आपको दिया है और जल्दीबाजी में क्वेश्चन ये गलत हो जाते हैं। नहीं दिया है ना, पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, भूटान भी है, तो यहाँ पर नहीं दिया है तो आपका श्रीलंका हो जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं। तो भारत की सीमाएं लगती है कितने देशों से दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा आपके 7 से लगती हैं। सिंपल सी बात है, बचपन को भूलिएगा मत, बचपन का सपना क्या है, MBA है, बस यही आपके साथ है, याद रखिएगा, जो स्थलीय सीमा जुड़े हुए हैं। अगला त्रिपुरा अपने उत्तर दक्षिण और पश्चिम से घिरा हुआ है, किससे घिरा हुआ है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा 48 में, यहाँ पर डी हो जाएगा बांग्लादेश से। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में ग्रीष्म
ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा कौन सी होती है? चलिए ग्रीष्मकालीन समय पूछा गया 49 नंबर में, तो देखिए आपका जवाब हो जाएगा क्या, दक्षिण पश्चिम, क्योंकि यहां से मानसून जाता है तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब, जो कि ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये पश्चिमी विक्षोभ जिस कारण से उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है, इसकी उत्पत्ति स्थल क्या होती है? अर्थात जो सर्दियों में बारिश होती है या उत्तर पश्चिम में बारिश होती है, ये जो आपका मानसून आता है ये भूमध्य सागर से उठता हुआ है। कहां से? भूमध्य सागर से उठता हुआ ये एंट्री करता है। 50 का ऑप्शन से हो जाएगा भूमध्य सागर। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारत में कितनी फसली ऋतुएं पाई जाती हैं? भारत में कितनी फसली ऋतुएं पाई जाती हैं? 51 ऑप्शन लॉक करिएगा। जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? 51 का ऑप्शन देखिए आ रहा है यहाँ पर डी नंबर, और जिसका भी जवाब आ रहा है डी नंबर यहाँ पर 4, उनका जवाब गलत दिया गया है। दोस्तों जिनका जवाब आया है डी नंबर, उनका जवाब यहाँ पर गलत है, सभी का जवाब गलत है। यहाँ पर दिया गया फसली ऋतुएं, और आप लोग फसल कितने प्रकार की होती हैं, तो आप कहेंगे सर जी खरीफ की फसल, फिर आपकी रबी की फसल, फिर जायद की फसल। तो यहाँ पर फसली ऋतुएं पूछा गया, ना कि ऋतुएं पूछा गया है। तो खरीफ की फसल, फिर रबी की फसल, आपकी जायद की फसल। तो आंसर क्या लॉक करेंगे? यहाँ पर करेंगे क्या, सी नंबर लॉक करेंगे। समझ में आ गया ना? चलिए अब गलती मत करना दोबारा, इसको ध्यान दे दीजिए, फसली ऋतु। अगला दिया गया है कि भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहां पर दर्ज की गई है? तो देखिए आपका 52 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? मासिन राम मेघालय। और मासिन राम मेघालय की अगर बात करते हैं तो ये बांग्लादेश, मतलब यहाँ पर जो आपका मेघालय है ये आपकी 3 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। गारो खासी जयंती टकरा टकरा कर इतना बारिश करता है कि सबसे ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देता है यहाँ पर मासिन राम में। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, उस दिन को वर्षा दिन माना जाता है जिस दिन वर्षा होती है। मतलब कि आपके गांव में बारिश अगर रोज हो तो हम रोज नहीं कहेंगे कि बारिश हुई है, बारिश हम तभी कहेंगे जब बारिश कितनी हो जाए। जब बारिश कितनी हो जाएगा दोस्तों? 53 नंबर में 2.5 mm अगर इतनी बारिश हो जाती है, अगर 2.5 mm की बारिश होती है तभी तो आप बताइएगा कि नहीं बारिश हुई है, नहीं तो कहना कि बस आया हवा का झोंका और भाग गया। क्लियर है ना? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि भारत के किस राज्य में, भारत में कर्क रेखा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है के अति समीपस्थ कोई शहर है? चलिए अच्छा, जब तक बाढ़ ना तब तक बारिश नहीं है। चलिए कह रहे हैं भारत के किस राज्य में, भारत में कर्क रेखा किसके सबसे के अति समीपस्थ कोई शहर है? तो देखो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। ठीक है ना? त्रिपुरा तो होगा नहीं, मिजोरम हो सकता था क्योंकि मिजोरम से भी आपकी रेखा जाती है, लेकिन यहाँ पर पूछा है कोई शहर, और शहर जो आपके एमपी वाला होगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार उत्तर से जो आपका है वो कितना है? और ये क्वेश्चन आपके फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया था। फॉरेस्ट गार्ड में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का अक्षांशीय विस्तार जो आपका है वो मतलब उत्तर में कितना है? उत्तर में कितना है मतलब यहाँ पर ये कह सकते हैं कि आपसे पूछा गया था ये जम्मू कश्मीर वाला, और जम्मू कश्मीर वाला कौन सा था भाई? तो आपका 36 करके कुछ था, है ना? लगभग आपका एवरेज दिया गया था, तो एवरेज के हिसाब से आप फिर बताइए आपका 55 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए देखिए 8 अंश 4 मिनट से लेके 37 अंश 6 मिनट। 8 अंश कहां पर है? ये आपका दिया गया 8 अंश, है ना? और 37 अंश कौन होगा? ये जम्मू कश्मीर वाला है, तो ये जम्मू कश्मीर वाला पूछा गया था दोस्तों। तो आंसर हो जाए आपका बी नंबर। चलिए कह रहा आपसे कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? चलिए यहां पर जवाब दिए क्या हो जाएगा बताइएगा। कह रहा आपसे कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है? तो आपका 56 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 56 नंबर की अगर बात करें तो देखो दिया गया है आपका, दिया गया है गुजरात, फिर दिया गया है क्या? झारखंड, फिर दिया गया असम, फिर दिया मिजोरम। बताइए भाई क्या आंसर राइट हो जाएगा? चलिए देखो हमने बताया था मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, है ना? तो यहाँ पर देखो मिजोरम, है ना, त्रिपुरा, फिर आपका पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। अब आप बताइए यहाँ पर आंसर जो राइट होगा क्या होगा भाई? मिजोरम भी आपको दिया गया है ना? अच्छा असम नहीं दिया गया, असम नहीं दिया है, अच्छा ये बात है, असम नहीं है तो इसका मतलब 3 को हटा दीजिए, और 3 को हटा दीजिए तो ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना? यहाँ पर 3 को हटा देंगे तो असम आपका मतलब गायब हो गया, तो आंसर बन गया कौन सा? सी हो जाएगा, 1 2 4 हो जाएगा, 1 2 4 हो जाएगा। चले सिविल सेवा में तैयारी करने वाले इन छोटे मोटे एग्जामों में या छोटे मोटे चैनल में घूमते नहीं है दोस्तों। जो सिविल सेवा की तैयारी करते हैं ना, ये छोटे मोटे चैनल में घूमते नहीं है दर्शन देते हुए कि हाँ सिविल सेवा की तैयारी करिए। ऐसे लोग किताब पढ़ते हैं, उठाते हैं, एनसीईआरटी पहले चार्ट डालते हैं, फिर कोई अच्छा चैनल ढूंढते हैं जिसमें सिर्फ सिविल की होती है। ऐसे लोगों की सिर्फ बातें होती है ना? सिर्फ क्या होते हैं? पंखे होते हैं, लेकिन उड़ने के लिए नहीं होते हैं, सिर्फ दिखावे के लिए होते हैं। ठीक है चलिए, तो आइए 57 नंबर आपका दिया गया है कि भारतीय मानक मेरिडियन 5 राज्यों के माध्यम से गुजरता है, इनमें से कौन सा राज्य 5 में से नहीं है? तो आपको मालूम होगा कि भारत में जो आपका है मेरिडियन मतलब आपकी जो रेखा जाती है छत्तीसगढ़, है ना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से। अब आप ही बताइए क्या बिहार से जाती है क्या? बिहार से नहीं जाती है ना? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है? भारत का मानक समय अभी हमने बताया 82 कहां पर है? ऑप्शन ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष 2001 और 2011 की अवधि में कुल जनसंख्या में निम्नतम प्रतिशत वृद्धि वाला जो राज्य है आपका कौन सा है? चलिए बताइएगा कि वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में कुल जनसंख्या में निम्नतम प्रतिशत वृद्धि पूछा गया है, तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका नागालैंड इसका आंसर राइट हो जाएगा, नागालैंड बनेगा दोस्तों। कहां पर?
गोवा नहीं है, नागालैंड है, यहाँ पर प्रतिशत बहुत कम वृद्धि हुई है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है 2001 से 2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश की 10 की वृद्धि दर जो आपकी हुई वो कितनी हुई है? तो यहाँ पर देखिए आपका 20.09 ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना जो हुई वो आपकी कब हुई थी? तो आपकी लॉर्ड मेयो के समय, है ना, लॉर्ड मेयो के समय 72 में हुई थी। फिर इसके बाद आपकी क्या हो गई थी? 1882 में पूर्णतः स्टार्ट हो गई, 82-81 में पूरी तरीके से स्टार्ट हो गई थी। आगे बढ़िएगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक 2001-2011 दशक में भारत की जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर रही है? तो आपसे पूछा है 10 की वृद्धि अर्थात 10 वर्षों में जो वृद्धि हुई है, तो यहाँ पर 62 का ऑप्शन हो जाएगा 17.64%। 17.6 मतलब जिसका ऑप्शन बी है राइट हो जाएगा। अगला है भारत में जननांकी इतिहास में महाविभाजन वर्ष कहलाता है। भारत में जननांकी इतिहास में महाविभाजन वर्ष, चलिए यहाँ पर देखिए आपका 63 नंबर है, 63 नंबर में ये आपका है दोस्तों 1921, नोट कर लीजिएगा, 1921 हो जाएगा। अगला है जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना परसेंट उत्तर प्रदेश में है? तो उत्तर प्रदेश में कितना परसेंट है दोस्तों? इस क्वेश्चन में काफी लोग गलती करेंगे। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए जल्दी से 64 नंबर में। चलिए 64 की अगर बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर लगभग आपका कितना 16% इसका आंसर बनेगा। 16% यूपी पूछ रहा है, यूपी पूछ रहा है, यहाँ पर यूपी पूछा है, ऑप्शन नहीं आपका डी नंबर 16%। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या में स्त्रियों का प्रतिशत कितना है? तो लगभग 52% कर दीजिए आपके आदमी, तो बच्चे कौन? यहाँ पर औरतें 48 हो जाएगा, ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर भी हो जाएगा 48.46 इसका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, लगभग दिया गया तो लगभग के अनुसार वही सही किया गया है। अगला दिया गया है कि गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त परियोजना है या प्रयास है? तो गंडक किसकी है भाई? यहाँ पर ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश और बिहार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2020 का लक्ष्य राष्ट्रीय जनसंख्या नीति सन 2000 का लक्ष्य जनसंख्या को स्थिर स्थिति ला देना है। मतलब जो जनसंख्या बढ़ रही है भयंकर तरीके से, है ना, इसको एक स्थिर ले आएंगे। तो यहाँ पर 67 का ऑप्शन क्या बन जाएगा? यहाँ पर 2045 तक है। ये क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती है? चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए क्या हो जाएगा कि कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती है 68 नंबर में? तो 68 का ऑप्शन दोस्तों याद रखिएगा, माही है, साबरमती है, तापी है, लेकिन कोयना नहीं है, ना। कोयना तो आपकी आती है कहां पर? दक्षिण भारत में आती है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है? तो चलिए बताइएगा कि भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों याद रखिए यहाँ पर बनेगा कौन सा? तापी नदी। कौन? तापी नदी, इसको बनेगा बी नंबर। चलिए आगे बढ़िएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जानी जाती है? चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जानी जाती है? देखिए भाई 70 का ऑप्शन जो बनेगा डी हो जाएगा, पेन्नार नदी है दोस्तों। पेन्नार नदी आपने सुना होगा, पेन्नार नदी, है ना, इसे पोन्नार भी कहा जाता है और इसे उत्तर पिनाकिनी भी कहते हैं। याद रखिए भारत के कर्नाटक राज्य में आपकी बहती है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला, हाँ, ये आपकी तमिलनाडु में आती है। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? तो देखिए भाई केन नदी, बेतवा नदी, चंबल नदी, लेकिन सोन नदी तो आपकी बिहार में आती है, गंगा से मिलती है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो देखिए नर्मदा के अतिरिक्त एक नदी है आपकी, कौन सी? यहाँ पर 72 का ऑप्शन दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका सोन नदी। क्या? सोन नदी। अब आपके दिमाग में महानदी भी तो है, हाँ महानदी भी है, लेकिन ये जो आपकी आती है मेन वहां से नहीं है। जब से ये अलग हो गया है, राज्य का जो बंटवारा हो गया है, तो एक आपका दूसरी उसी जगह में है। पहले हम उसको एक ही जगह कहते थे, अब उसको एक जगह नहीं कहते हैं, ठीक है ना। तो जब ऑप्शन में दोनों हुआ करें तो आपको सोन को पहले दर्जा देना है, सोन नदी को, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि काबिनी, हेमवती, अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? तो भाई आपको अगर ना मालूम हो कि काबिनी किसकी है, तो भाई अमरावती तो दिया गया है। जब अमरावती दिया गया है तो आपका ये कावेरी नदी हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन दिया गया है वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है? चलिए यहाँ पर जवाब का उद्गम भारत में नहीं है 74 नंबर में। तो देखिए आपका जो सतलज नदी है, सतलज नदी, तो सतलज नदी आपकी भारत से नहीं आई है दोस्तों, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा, है ना। ये तो आपकी वहीं से आई है, मानसरोवर के राकस्थाल से, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। भारत में सबसे छोटी नदी कौन सी है? सबसे छोटी नदी इनमें से कौन सी है जो ऑप्शन में दिया गया है? तो यहाँ पर देखिए जो आपकी सोन नदी इनमें से सबसे छोटी है। अगला दिया गया है कह रहा है भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आप कहेंगे यहाँ पर गंगा नदी। क्या कहेंगे? गंगा नदी कहेंगे। अगला है भारत का रूर किस नदी को कहा जाता है? तो आपके दामोदर को कहा जाता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? थार रेगिस्तान से होकर बहती है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए आपकी लूनी नदी है, जिसे लवड़ी नदी भी कहा जाता है, और ये अंतःस्थलीय नदी भी है, ये आपके कह सकते हैं वहीं पर गायब हो जाती है, अर्थात ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है तो उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम निम्नलिखित में से किन नदियों का संगम है? तो त्रिवेणी में गंगा, यमुना, सरस्वती, ऑप्शन बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, और इतना अगर आपको मालूम है 2900 किलोमीटर, तो आप तुक्का मार दीजिए और बता दीजिए ब्रह्मपुत्र नदी, है ना। चेमा युंगरुंग ग्लेशियर से शुरू होती है, जहां इसे तांगसुको कहते हैं और इसे दिहांग के नाम से जानते हैं। भारतीय क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इसकी महत्वपूर्ण जो सहायक नदियां हैं वो आपकी कौन सी हैं? सुबनसिरी है, कामेंग है, धनसिरी है, मानस है, तीस्ता है। तो यहां पर देखिए किसके बारे में दिया गया है जी।
हेलो हेलो, हाँ सर। चलिए देखिए यहाँ पर 80 नंबर का जो ऑप्शन है, 80 नंबर में आपका सी हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र जो ऑप्शन है आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? बताइएगा जवाब क्या हो जाएगा कि किस नदी का समागम अरब सागर में 81 नंबर में। तो 81 का ऑप्शन है आपका नर्मदा नदी। कह रहा है कि अरब सागर में तो कौन गिरती है? तो आपकी नर्मदा नदी गिरती है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में बहती नदी नहीं है? पश्चिम दिशा में बहती नदी नहीं है 82 नंबर में। तो 82 का ऑप्शन देखिए, पश्चिम दिशा में कौन नहीं बहती है भाई? नर्मदा, साबरमती, लूनी। लेकिन यहां पर देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा कृष्णा नदी। क्या? कृष्णा नदी इसका आंसर जो है राइट हो जाएगा आपका डी नंबर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट से है। बताइए कौन सी नदी यहां पर है? 83 नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन देखिए ब्रह्मपुत्र, सतलुज और आपका सिंधु। ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहां पर बी हो जाएगा, है ना। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे कि दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? जो आपके दक्षिण भारत की नदियां हैं, दक्षिण भारत की नदियां मतलब ये वाली जो नदियां हैं, ये कैसा अपवाह तंत्र रखती हैं? ऑप्शन सी हो जाएगा आपका वृक्षानुमा। क्या? वृक्षानुमा इसका ऑप्शन है आपका सी नंबर है। अगला है गोदावरी नदी महाराष्ट्र के जिले में पश्चिमी घाटी की ढलानों से निकलती है। तो निकलती कहां से है दोस्तों? निकलती आपके नासिक से दोस्तों। ऑप्शन क्या बनेगा यहां पर आपका डी, नासिक इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला है उकाई बांध भारत के उकाई बांध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? यह उस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध भी है। तो देखिए 86 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन हो जाएगा गुजरात। ये गुजरात का दूसरा सबसे बड़ा बांध भी है। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा राइट हो जाएगा। क्लियर है? अगला बताएगा यार आपसे यहाँ पर तमिलनाडु में किस जिले में कल्लन नई के नाम से जाना जाने वाला ग्रैंड एनीकट बांध, जो कि सबसे पुराने बांधों में एक है, ये आपके है कहां पर? तो देखिए ये जो आपका ग्रैंड एनीकट बांध है, ये आपका सबसे पुराने बांधों में इसकी गिनती होती है और ये आपका तमिलनाडु में कहां पर है? देखिए 87 का ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, आपकी तिरुचिरापल्ली में। कहां? तिरुचिरापल्ली में है, ऑप्शन बी बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यार आपसे कि भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है? चलिए बताइएगा कि भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है। चलिए आपका जो जवाब बनेगा 88 नंबर में वो राइट हो जाएगा सी, सतलुज नदी पर है, सी नंबर। अगला है भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? जब लंबा बांध की बात कर दे दोस्तों तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? चलिए बताइएगा जवाब इनमें से 89 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए 89 का ऑप्शन सी हीराकुंड बांध। क्या हो जाएगा? हीराकुंड बांध इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया कुडनकुलम परियोजना किस राज्य में है? कुडनकुलम परियोजना पूछा गया है। तो देखिए आपका जवाब 90 में क्या बनेगा? आपके तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन दिया गया है यार आपसे कि श्री सैलम बांध किस नदी पर बनाया गया है? श्री सैलम बांध किस नदी पर है 91 में? तो याद रखिए आपके कृष्ण नदी पर है। किसमें? कृष्ण नदी पर है। पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो पैठन जल विद्युत परियोजना आपके कहां पर है? महाराष्ट्र में है। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है। अगला है चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो चमेरा बांध दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी, याद रखिए आपके रावी नदी पर। किसमें? रावी नदी, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा बांध है? बताइएगा 94 नंबर में। तो दोस्तों आपका जवाब क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र, इसका आंसर होगा डी नंबर है। और अगला है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध इनमें से बताना है और आपका जो जवाब बनेगा राइट आंसर में से क्या हो जाएगा, और इसका जवाब जो देना है वो आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है बसंत विषु होता है। चलिए पहले का ऑप्शन देना है बसंत विषु होता है, कब होता है दोस्तों? जवाब देना है 1 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए 1 का ऑप्शन आपका सी नंबर आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा कभी कभी दिमाग भी लगाया करें, कभी कभी तुक्का भी मारा करें। कैसे तुक्का मारेंगे? तो आप बताइए आप लोग बसंत ऋतु कब मनाते हैं? आप लोग बसंत ऋतु कब मनाते हैं अपने हिसाब से बताइए। अगर आप लोग सी लगा रहे हैं तो क्या यहाँ पर बसंत ऋतु आप लोग सितंबर को मनाते हैं? क्या नहीं मनाते ना। तो यहाँ पर देखो आपका मार्च वाला जो ऑप्शन दिया गया है 21 मार्च को मनाते हैं दोस्तों। यहाँ पर आंसर जो बनेगा यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। हाँ अगर आपका यहाँ पर शरद विषु दिया होता तो सितंबर से सर्दी स्टार्ट हो जाती है, तो आप लोग शरद विषु लगा सकते थे। लेकिन यहाँ पर आपसे बसंत पूछा है तो आपका 21 हो जाएगा। राइट, क्लियर है दोस्तों। यहाँ पर पूछे कि 22 दिसंबर को, तो 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, आगे बढ़िएगा कि 1 घंटे में समयांतराल में देशांतरी दूरी कितनी होती है? 1 घंटे में हमने बताया था कि 60 गुणे यहाँ पर क्या करेंगे 4 का भाग देंगे 15, 15 चौको 60, मतलब यहाँ पर ऐसे में बताया था कि एक अंश में जो पृथ्वी घूमती है 4 मिनट घूमती है, और 15 अंश में आप गुणा करेंगे 4 का, है ना, और आप 60 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 15 चौको 60, मतलब यहाँ पर 1 घंटा आ गया ना, 1 घंटा। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या हो गया? यहाँ पर ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर 15 अंश होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि दुनिया को समय क्षेत्रों में बांटा गया है, समय क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों याद रखिएगा दुनिया को 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला है दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश आपका कौन सा है? यहाँ पर देखो दिया दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या। अब एशिया देखा जाए तो आपका देखिए भारत आपका है ना, और यहाँ से आपका पूरा लगता है तो आपका भारत भी दक्षिण एशिया में ही आता है, और साथ में नीचे श्रीलंका भी आ जाता है। अब हमने एक पॉइंट आपको बताया था कि भारत में आपके युवाओं की संख्या ज्यादा है, तो हम भारत तो नहीं लगा सकते हैं, तो फिर आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? श्रीलंका हो जाएगा। इसका ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर श्रीलंका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा है दक्षिण एशिया, है ना, तो ऑप्शन डी लगाना है। अगला निम्नलिखित देशों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? यहाँ पर 5 का ऑप्शन देना है कि किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है, यहाँ पर 5 नंबर में। चलिए 5 का ऑप्शन लॉक करना है।
देख सकते हैं दोस्तों, आपका जो आंसर बना कौन बनेगा, सी नंबर आपका इंडोनेशिया इसका आंसर राइट हो गया, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर अगला है कि अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो दोस्तों अफ्रीका का पूछा है ना, तो नाइजीरिया। अभी नाइजीरिया में जनसंख्या ज्यादा क्यों है, इसका भी रीजन है कुछ, इसका भी जो रीजन है वो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका जो रीजन है कि यहाँ पर जो आपके भारतीय हैं वो वहां पर प्रवास कर रहे हैं, अर्थात यहाँ से वहां पर रह रहे हैं जैसे जॉब करने के लिए किसी उद्देश्य के लिए, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर जनसंख्या भी भारत की काफी है, यहाँ पर रह रही है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा नाइजीरिया इसका आंसर राइट हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि एशिया के निम्नलिखित देश किस देश में प्रति वर्ष जन्म की अपेक्षा मृत्यु दर की संख्या अधिक देखी जा रही है। चलिए दोस्तों, यहां पर दिया गया है कि एशिया के निम्नलिखित में से किस देश में प्रति वर्ष जन्म की अपेक्षा मृत्यु की संख्या अधिक देखी जा रही है। दोस्तों सेवन का ऑप्शन हो जाएगा आपका जापान, यहां पर क्या हो जाएगा, जापान इसका जो आंसर है यहां पर आपका सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 देशों में एशिया के कितने हैं। दोस्तों यहां पर बताइएगा कि विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 देशों में एशिया के जो आपके हैं वो कितने हैं। तो चलिए यहां पर 8 नंबर लॉक करना है, कितने हो गए, 6 हो गए कि नहीं हो गए, तो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। दोस्तों टॉप 10 में आपके याद रखिएगा कि अपने एशिया में 10 देशों में आपके 6 देश आपके एशिया के हैं दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित देशों में से किसमें मुसलमानों की जनसंख्या सबसे अधिक है। 9 नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 9 का ऑप्शन दोस्तों यहां पर बी बताना है, इंडोनेशिया। क्या बताना है, इंडोनेशिया बताना है दोस्तों, यहां पर याद रखिएगा पाकिस्तान मत लगाइएगा, यहां पर इंडोनेशिया लगाना है, बी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि दक्षिण एशिया के निम्नलिखित प्रदेशों में या देशों के प्रतिशत नगरीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा सही और वही क्रम है। नीचे दिए गए कोड का उत्तर आपको बताना है। नगरीकरण के हिसाब से पूछा गया दोस्तों, तो देखिए सबसे ज्यादा आपका पाकिस्तान नगरीकरण में है दोस्तों, याद रखिएगा पाकिस्तान जो आपका है सबसे ज्यादा नगरीकरण है, ठीक है ना। फिर आपका भारत आता है, इसके बाद बांग्लादेश, इसके बाद आपका श्रीलंका। तो 10 का ऑप्शन दोस्तों बी बनेगा, 3 2 1 4। तो इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों के दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही होगी, तो इसलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पूरी खिचड़ी आपकी काम आ जाएगी। क्लियर हुआ दोस्तों। बताइएगा कि उस सबसे बड़े देश का नाम बताएं जिसकी सीमा में एक भी नदी नहीं बहती है। तो ये बताइएगा कि कहां नदी नहीं बहती है 11 नंबर में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी, सऊदी अरब। क्या सऊदी अरब, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। आज फास्ट पढ़ाने के लिए ना बोलिएगा, इसलिए ये वर्ल्ड ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी को समझाकर ही पढ़ाएंगे, है ना। नहीं पढ़ना है तो वीडियो को बाद में देख लीजिएगा, स्पीड बढ़ाकर देख लीजिएगा। हम ज्योग्राफी को आराम से ही पढ़ाएंगे, नहीं तो क्वेश्चन उड़ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, इसलिए हम आराम से पढ़ा रहे हैं, नहीं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, उड़ाते उड़ाते चले जाएंगे और आपके दिमाग से भी उड़ता चला जाएगा। ये ज्योग्राफी है, आराम से पढ़िएगा, ठीक है ना। चलिए देखो यहाँ पर दिया गया है अगला क्वेश्चन, डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में हुआ है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, क्वेश्चन आपसे दिया गया है यार आपसे, डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है। तो दोस्तों 12 का ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर बी नंबर आपकी जर्मनी से हुआ है। कहां से हुआ है, जर्मनी, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर भी हो जाएगा जर्मनी से। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कौन सी नदी पूर्वी चीन सागर में बहती है। कौन सी नदी पूर्वी चीन सागर में बहती है दोस्तों, यहाँ पर 13 का ऑप्शन बनेगा डी नंबर, यांगसी नदी, ठीक है ना। ये चीन की सबसे लंबी नदी है, यांगसी क्यांग, है ना। ये बह कर जाती है कहां पर, तो आपकी इसी सागर में, पूर्वी चीन सागर में मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। हम आपको डेली बताते हैं, यहाँ पर आपको डेली बताते हैं कि यहाँ पर ये आपका ग्लोब में बीच जो आपका भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा है, तो विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी आपकी कांगो है। कौन है आपकी, कांगो है। यहाँ पर एक रेखा कर्क रेखा आपकी है, तो कर्क रेखा को माही नदी काटती है, माही नदी काटती है 2 बार, है ना। मकर रेखा को कौन काटती है, तो आपकी लिम्पोपे नदी। कौन है, लिम्पोपे नदी, लिम्पोपे नदी है। तो दोस्तों ये तीनों नदी और तीनों आपकी क्या हैं, आपकी रेखाएं हैं, इनको नोट कर लीजिएगा तीनों। आगे बढ़िएगा, पृथ्वी पर कितने प्रतिशत ताजा जल उपलब्ध है। देखो यहाँ पर दिया है ताजा जल, है ना, यहाँ पर ताजा लगा दिया है। तो दोस्तों आपका 15 का ऑप्शन क्या बनेगा, 15 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, देखिए ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर बी नंबर 3%। कितना है, 3% है दोस्तों, 3% है। कार्बन समझ के मत लगाइए कि कार्बन का लगा देते हैं 0.33, ये नहीं है, यहाँ पर 3% आपका तो दोस्तों ये ताजा मतलब कह सकते हैं पीने वाला पानी है, नॉर्मल पानी है। अगला आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा सतह पर जल संसाधन का एक उदाहरण है। तो सतह पर देखो दोस्तों कौन होता है आपका, झील होती है, झील, इसका ऑप्शन बनेगा क्या, यहाँ पर हो जाएगा आपका झील। सतह पर पूछा है, टैंक में तो बोतल भरोगे वो नहीं होगा, यहाँ पर झील पूछा है सतह पर, तो सतह पर कौन होता है, तो याद रखिए आपका झील है, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। आपको मालूम होगा अधिकतर नदियां आपकी निकलती झीलों से ही निकलती हैं, तो यहाँ पर झील लगाना है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत है। मीठे पानी का अच्छा स्रोत कौन सा है दोस्तों, महासागर में तो खारा पानी होता है, और खारा पानी तो होगा ही नहीं होगा, सागर में भी कहीं ना कहीं खारा पानी होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा नदी। दोस्तों क्या हो जाएगा, नदी, ऑप्शन में आपका डी नंबर। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है यूरोप में उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रस कहां स्थित है। तो देख सकते हैं यूरोप में सर्वोच्च पर्वत आपका है माउंट एल्ब्रस, ठीक है ना, और ये आपका है कहां दोस्तों, तो आपके रूस में है। कहां पर है, आपके रूस में दोस्तों, रूस इसका आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कौन सी पर्वत की चोटी पृथ्वी के केंद्र से दूरतम बिंदु पर है। तो पृथ्वी के केंद्र में आपका दिया गया है माउंट चिंपाराजो। कौन, माउंट चिंबाराजो, माउंट चिंबाराजो, इसका ऑप्शन बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और यहां पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है हिमालय के सर्वोच्च शिखर का जो एवरेस्ट की ऊंचाई वो कितनी है, तो यहां पर देखिए ऑप्शन बी 8848 मीटर, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम पर्वत शिखर गैर एशियाई है।
दोस्तों एक पॉइंट दिया गया है, उच्चतम लगा दिया है, इसके अनुसार अगर आप देखेंगे तभी आप लोग सही कर पाएंगे, नहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे। याद रखिए यहाँ पर उच्चतम दिया गया है, तो अब आप क्या करिए कि इनमें जब देखेंगे तो सभी क्या है, यहाँ पर देखो किलिमंजारो, तो ये किलिमंजारो तो आपके कहां पर है, किलिमंजारो जो आपका अफ्रीका में है, लेकिन उच्चतम दे दिया है, तो उच्चतम के अनुसार दोस्तों यहाँ पर क्या लगाना है, यहाँ लगाना है डी नंबर एकांक गुआ। दोस्तों क्या एकांक गुआ जो ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। दोस्तों यहाँ पर बताना है विश्व की सबसे बड़ी मतलब हो गया लंबाई में, और लंबाई में आपका देखिए कौन सा हो जाएगा, तो आपका 22 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर, एंडीज पर्वतमाला है जो सबसे बड़ी है। अगर ऊंचाई पूछ लेता, क्या अगर ऊंचाई पूछ लेता तो आप लोग हिमालय बताते दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर तनामी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। चलिए दोस्तों जवाब देना है, सभी लोग साथ में जवाब दीजिएगा, बहुत लोगों के जवाब नहीं आ रहे हैं, कुछ ही लोग हैं जिनके जवाब आ रहे हैं भाई ज्योग्राफी में। क्या ज्यादा कठिन आपको लग रहा है कि नॉर्मल क्वेश्चन आपको है, बिल्कुल नॉर्मल है, बहुत कठिन नहीं है दोस्तों, है ना। एक बार वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा जितने लोग जुड़े हैं। देखो एक हमने आपको दिया तस्मान सागर, आपने नाम सुना होगा तस्मान, तस्मान अगर नाम सुना है तो आप लोगों को याद आ गया होगा ऑस्ट्रेलिया में, कहां पर ऑस्ट्रेलिया में, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो तस्मानिया मतलब ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, जो कि तनामी रेगिस्तान उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में, कहां पर है, उत्तरी रेगिस्तान में है, और ये एक रेगिस्तान है, ये एक रेगिस्तान है दोस्तों, एक रेगिस्तान है। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है, आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है। तो दोस्तों यहां पर देखो क्या हो जाएगा, तो 24 की अगर बात करते हैं तो दोस्तों यहां पर आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर नाइजीरिया। तो नाइजीरिया दोस्तों इसमें नहीं आता है, याद रखिएगा, इसका जो आंसर है आपका सी नंबर नाइजीरिया नहीं आता है। अल्जीरिया भी आता है, लीबिया भी आता है, मिस्र भी आता है, चाड भी आता है, यहां पर आपका जो नाइजीरिया इसमें नहीं आता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका भी आंसर हो जाएगा सहारा रेगिस्तान, ऑप्शन बनेगा आपका यहां पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। यहां पर आपके अगला क्वेश्चन है, यहां पर दिया गया है कि कजाइल कुम रेगिस्तान स्थित है, बताइएगा कजाइल कुम रेगिस्तान जो स्थित है 26 नंबर में, ऑप्शन सी हो जाएगा आपके उज्बेकिस्तान में। दोस्तों कहां पर है, उज्बेकिस्तान है, इसका ऑप्शन बनेगा यहां पर सी, कजाइल कुम रेगिस्तान आपके उज्बेकिस्तान है, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है जहां ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्तियां झड़ जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा पर्णपाती वन, है ना, जैसे आपके भारत में होता है, आपके भारत में जैसे पेड़ आपके उत्तर प्रदेश में देखा होगा कि जहां पर पत्तियां झड़ जाती है ना ऋतु परिवर्तन के अनुसार, पर्णपाती वन होते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है। तो आपका भारत किसमें पड़ता है, आपके एशिया में पड़ता है, तो एशिया ही ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, जिसका भी ऑप्शन है नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि विश्व में सबसे बड़े व घने वन जो है वो आपके कहां पर है। चलिए यहां पर देखो विश्व में सबसे बड़े व घने वन पूछा गया दोस्तों, यहां पर क्या हो जाएगा 29 नंबर में, 29 का ऑप्शन देखो ब्राजील, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। दोस्तों याद रखिए ब्राजील इसका हो जाएगा, हमने बताया है लगभग 20% ऑक्सीजन आपके ब्राजील के जंगलों से ही प्राप्त होती है ना, अमेजन जंगल जो होते हैं, इसीलिए अमेजन जंगल को विश्व के फेफड़े के नाम से भी जाना जाता है। तो वहां पर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा राइट। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहां पर सुमेलित करना है दोस्तों 30 नंबर में। तो यहां पर दिया गया है मानसूनी वन, कहां मानसूनी वन में जो आपके वृक्ष होते हैं दोस्तों वो आपके जैसे दिया गया सागौन और आपका साखू, यहां पर 3 हो गया। विषुवत रेखा में आपके क्या होते हैं, जैसे रोजवुड होता है, ये ठोस होता है, महोगनी हो गया, तो इसका देखो आपका हो गया 4। भूमध्य रेखरी सॉरी रोजवुड और आपका महोगनी ये विषुवत रेखा में है। भूमध्य सागरी में जो आपके होते हैं वो आपकी जैतून है, आलू बुखारा है, इसका 1 हो जाएगा। कोण वाले जो आपके मिलते हैं कोणधारी वन वो मिलते हैं आपके चीड़ वाले, यहां पर इसका आपका 2 होगा, मतलब पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है यूरोप में कितने देश हैं दोस्तों, यहां पर बताइएगा यूरोप में कितने देश हैं, यहां पर 31 नंबर जवाब दीजिएगा। तो 31 का ऑप्शन दोस्तों याद देखिएगा, यहां पर बनेगा सी 44 देश हैं दोस्तों, कितने 44 दोस्त, इसका ऑप्शन बन जाएगा आपका सी नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित देशों में से किसकी सीमा अफगानिस्तान से नहीं मिलती है। तो देखिए आपका 32 नंबर की अगर बात करें तो देखो भाई उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान ये तान वाले सभी हैं, लेकिन रूस इसके साथ नहीं है, ऑप्शन जिसका आ रहा है सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित अफ्रीकी देशों की दक्षिण से उत्तर की ओर सही स्थिति आपको बताना है। तो दोस्तों आपको बताना है दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर बताना है जो कि अफ्रीकी देशों में। तो सही से आप लोग नहीं जानते हो, लेकिन अगर हम बता देंगे तो हो सकता है कि आपको ये याद रहे। देखो 33 का ऑप्शन जो बनेगा वो आपका कौन सा बनेगा, 33 में ए वाला बनेगा BCAD, अर्थात यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका, आपको तुक्का लगाएंगे तो काम कर जाएगा, क्योंकि नीचे क्या है, सबसे नीचे आपका दक्षिण अफ्रीका है ना, फिर तंजानिया है, फिर नाइजीरिया है, फिर अल्जीरिया है, ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका दोस्तों ए नंबर। अगला है निम्नलिखित में से कौन से देश स्लोवाकिया के पड़ोसी देश हैं। यहाँ पर स्लोवाकिया के पड़ोसी देश पूछा गया दोस्तों 34 नंबर में, और 34 का ऑप्शन जो बनेगा वो आपका बनेगा यहाँ पर 2, 3, 4, क्या बनेगा 34 में, ऑप्शन सी हो जाएगा 2, 3, 4, अर्थात चेक गणराज्य, यहाँ पर हंगरी और आपका यहाँ पर ऑस्ट्रिया, ये स्लोवाकिया के पड़ोसी देश हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है। कौन सा है जो स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है। देखिए 35 नंबर का जो ऑप्शन है बी हो जाएगा फिनलैंड, ये फिनलैंड इसमें दोस्तों नहीं शामिल है, वहीं पर डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन इसके अंतर्गत आपके आते हैं। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है अफ्रीका का सींग में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है।
जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं हार्न ऑफ अफ्रीका। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? हार्न ऑफ अफ्रीका पढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो 36 का ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा डी, सूडान इसमें दोस्तों नहीं आता है, लेकिन आपका इथियोपिया, इरिट्री और आपका सोमालिया ये आपके हार्न ऑफ अफ्रीका अर्थात अफ्रीका के सींग में आते हैं। अब आप लोगों को दिमाग में आया जो पहली बार पढ़ रहे हैं होता क्या है, तो जैसे आपका ये भारत है ना, ये भारत में हमने गुजरात में निकाल दिया ना, सींग जैसे निकाल दिया ना भारत में, वैसे जो आपका अफ्रीका है, कहीं ना कहीं अफ्रीका में भी इस प्रकार से एक कॉर्नर आपको मिलता है, इसी प्रकार को इसे बोलते हैं सींग दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि अफगानिस्तान की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, तो भाई आपका जब रूस की सीमा अफगानिस्तान से नहीं मिलती है तो भाई अफगानिस्तान की सीमा रूस से नहीं मिलेगी, सिंपल सी बात है। 2 नंबर आपको फ्री के मिल गए। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आपसे किसी क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए किसका योगदान नहीं होता है? किसी क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए किसका योगदान नहीं होता दोस्तों? यहाँ पर 38 का ऑप्शन दीजिएगा। 38 की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो वर्षा है, वायु की गति है, आर्द्रता है, लेकिन वृक्षों की संख्या से हम लोग थोड़ा ज्ञात कर पाएंगे, तो ऑप्शन जिसका आ रहा है सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला है अक्षांश का एक वृत्त जो पृथ्वी की भूमध्य रेखीय सतह से 52 अंश दक्षिण में जाता है, उसे कहते क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर आपका ये आपका मान लीजिएगा इस प्रकार से दिया है, भूमध्य रेखा ये हो गई है, ये 0 में होती है, आपको जाना कहां पर है? भूमध्य रेखीय सतह से दक्षिण में। आप दक्षिण में चले जाएंगे तो एक रेखा यहां मिलेगी, कौन सी नंबर की? 52 नंबर की। तो 52वां समांतर रेखा है ना, ये रेखा और ये रेखा कैसी है? समांतर रेखा है, तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन क्या होगा? डी नंबर आपका राइट हो जाएगा, 52वां समांतर दक्षिण हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि सर्दीय विषु अर्थात जो रात दिन होते हैं बराबर होते हैं, ये कब होते हैं दोस्तों? यहाँ पर जवाब दीजिए 40 नंबर में। चलिए 40 की अगर बात करते हैं तो दोस्तों चाहे आपका जनवरी हो चाहे फरवरी हो, चाहे आपका 2019 हो चाहे 2020 हो, लेकिन डेट तो आपका वही होगा, बदल थोड़ा जाएगा। यहाँ पर देखो 23 सितंबर जो आपको बनाए गए हैं विषु दिया गया है, और शरद विषु स्टार्ट होता है सितंबर से, तो यहाँ पर 23 सितंबर इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ग्रीनविच मीन टाइम से भारतीय मानक समय कितना आगे है? बहुत बार पढ़ा होगा दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आपका डी हो जाएगा 5.5 घंटा ना, 5 घंटा 30 मिनट आगे, वो भी क्या होगा? प्लस हो जाएगा। अगला दिया गया है, कह रहा है ग्रीनविच मीन टाइम ग्लोब पर टाइम जोन की शुरुआत का प्रतीक है, और किसी भी देश में जो समय है जीएमटी के आगे या पीछे देश के घंटों की संख्या को मापने का समय है। ग्रीनविच निम्नलिखित में से किस शहर में है? दोस्तों आपको साधारण पूछा गया है कि जो ग्रीनविच आपका है कहां की शहर के पास, तो आपका जवाब क्या होगा? 42 में ए हो जाएगा, लंदन में है ना, ऑप्शन में आपका ए नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कर्क रेखा कहां से गमन करती है? दोस्तों बताइएगा कर्क रेखा कौन से देश से जाती है? कर्क रेखा कौन कौन से देशों से जाती है? यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार बताना है। यहाँ पर बताइएगा कि कर्क रेखा कौन कौन से देशों से जाती है। चलिए दोस्तों याद रखिएगा कर्क रेखा देखो आपके भारत से भी जाती है ना, और ताइवान, चीन, म्यांमार, भारत, बांग्लादेश, ओमान, संयुक्त राज्य अमीरात, सऊदी अरब, मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली है ना, काफी जगह जाती है, मैक्सिको से भी जाती है। अब ऑप्शन के अनुसार देख पाएंगे तो आपका जो दिया है भारत और सऊदी, भारत और सऊदी ऑप्शन हो जाएगा है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। एक अक्षांश डिग्री कितने किलोमीटर को दर्शाता है? तो 111 किलोमीटर, जिसका ऑप्शन आपका नंबर है राइट हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा मुल्क दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत है? तो ये बताइएगा दक्षिण एशिया, अभी हमने पढ़ाया था स्टार्टिंग में, ये दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत जो आपका इनमें से वो आपका पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान के बाद भारत आता है, ये अभी हमने आपको बताया भी था। अगला दिया गया है विश्व की नगरीय जनसंख्या उसकी ग्रामीण जनसंख्या से बढ़ गई है, मतलब विश्व की नगरीय जनसंख्या उसकी ग्रामीण जनसंख्या से बढ़ गई है, ये कब बढ़ गई है? तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन आपका सी 2009 में, 2009 इसका आंसर हो जाएगा, नोट करिएगा सी नंबर है राइट हो जाएगा कि जो विश्व की नगरीय जनसंख्या थी उसकी नगरीय जनसंख्या से ज्यादा बढ़ गई है ना, तो आपके 2009 में। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि एक अनुमान के अनुसार विश्व की 70% आबादी जिस वर्ष तक नगरों में सिमट जाएगी वो आपका कौन सा है? अर्थात 70 वर्षों तक लगभग देखा जाए कि विश्व की 70% आबादी जो आपकी है वो लगभग नगरीकृत हो जाएगा, ये आपका 2050 तक दोस्तों, 2050 तक। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि आपसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर कितना होता है? देखिए 48 की बात करते हैं तो दोस्तों आपका हो जाएगा 45 डेसिबल। 45 डेसिबल अगर इतना ध्वनि हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर इससे ज्यादा होता है तो कहीं ना कहीं ये ध्वनि प्रदूषण होता है दोस्तों, इससे कई प्रकार की बीमारियां भी पनपने लगती हैं। सबसे पहले तो बहरे लोग हो जाते हैं, बहरे हो जाते हैं दोस्तों है ना। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, देखो हम जब पढ़ाते हैं तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको लगेगा ही नहीं कि हाँ ये क्वेश्चन बहुत कठिन है, आपको हर एक क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा लगेगा नहीं बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देखो सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप पूछ लिया है, तो 49 वाले में ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 49 का ऑप्शन दोस्तों बनेगा सी नंबर उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका है दोस्तों, याद रखिए यूरोप नहीं है, यहाँ पर उत्तरी अमेरिका इसका आंसर राइट हो जाएगा। सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप पूछा गया है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित देशों में से किसकी कुल जनसंख्या भारत की नगरीय जनसंख्या से अधिक है? निम्नलिखित देशों में से किसकी कुल जनसंख्या भारत की नगरीय जनसंख्या से अधिक है? मतलब कुल जनसंख्या किसकी, देखो कह रहा है निम्नलिखित देशों में किसकी कुल जनसंख्या भारत की नगरीय जनसंख्या से अधिक है। सिर्फ नगरीय जनसंख्या से तुलना की गई दोस्तों, नगरीय जनसंख्या से तुलना की गई है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर संयुक्त राज्य अमेरिका दोस्तों, इसका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर सिंगापुर, इसका ऑप्शन बनेगा सिंगापुर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि दिन और रात जो बराबर होते हैं ये कहां पर होते हैं? दिन रात जो होते हैं बराबर होते हैं कहां होते हैं?
तो दोस्तों ये होते हैं विषुवत रेखा पर, अर्थात जब यहाँ से बीच से रेखा है, सूर्य कुछ भी हो जाए तो ये वाली रेखा में तो बराबर पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना। यहाँ पर ध्रुवों में तो 6 महीना रात 6 महीना दिन होती है, तो इसका मतलब है ऑप्शन आपका नंबर राइट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्तरीय सीमा लगाता है, वही आपको बताना है। बचपन का सपना एमबीए, है ना, बचपन का सपना एमबीए सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ सीमा लगाता है ना। यहाँ पर आंसर हो जाएगा 80 नंबर। इसके बाद चाइना, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि सामान्य वायुमंडलीय दाब होता है, सामान्य वायुमंडलीय दाब जो होता है दोस्तों कितना होता है, ये होता है 760 मिलीमीटर पारा, है ना। जो ऑप्शन क्या है यहाँ पर डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। 760 मिलीमीटर होता है, सेंटीमीटर नहीं होता दोस्तों, मिलीमीटर होता है। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा चक्र पृथ्वी पर मौसम के पैटर्न का एक महत्वपूर्ण पहलू है। कह रहा है कौन सा चक्र पृथ्वी पर मौसम के पैटर्न का एक महत्वपूर्ण पहलू है। दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा जल चक्र, क्योंकि जल से ही आपके मौसम वगैरह होते हैं। जल चक्र, ऑक्सीजन से मौसम परिवर्तन नहीं होते भाई। यहाँ पर आपका जो मौसम परिवर्तन है या पृथ्वी पर जो भी जल चक्र आपका है, ये जल चक्र के अकॉर्डिंग होता है। जैसे जल होता है, भाप से भाप बनता है, उड़ जाता है, फिर बारिश होती है, फिर गैस होती है, एक प्रक्रिया जल चक्र से ही तो होती है ना। क्लियर है। आगे बताइए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से जल चक्र के संबंध में गलत कथन की पहचान करना है 56 नंबर में। तो देखो आपका दिया है कि जल के वाष्पीकरण से बादलों का निर्माण होता है। फिर दिया है जल वाष्प केवल वाष्पोजन के माध्यम से ही वायुमंडल में आता है। ऐसा होता है क्या भाई? यहाँ पर ऐसा होता है क्या कि जल वाष्प के द्वारा ही, या कह सकते हैं जल वाष्प केवल वाष्पोत्सर्जन से होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। बी नंबर आपका गलत हो जाएगा। अगला बर्फ का पिघलना जल चक्र का एक भाग होता है। जल के वाष्पीकरण के लिए सूर्य का प्रकाश भी उत्तरदायी होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहां होती है। सर्वाधिक वार्षिक वर्षा दोस्तों कहां होती है, यहाँ पर जवाब देना है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करेगा, है ना। यहाँ पर जितने लोग भी आपके हैं सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करेगा, शेयर और सपोर्ट जरूर करें। देखो 57 की अगर बात करें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर है। ये आपके अमेजन बेसिन में दोस्तों, कहां पर है? अमेजन बेसिन जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वार्षिक पूछ लिया है तो आपका जवाब देना है बी नंबर हो जाएगा। साथ ही दोस्तों पेड एग्जाम 2023 की बेहतर तैयारी करने के लिए आ गया है यहाँ पर कम्बो ऑफर, सबसे कम दाम, यूट्यूब में सबसे सस्ता कोर्स, सबसे अच्छा कोर्स 2023 की अपडेट। यहाँ पर चाहे मॉडल पेपर हो चाहे आपकी थ्योरी हो, यहाँ पर थ्योरी अगर आप पढ़ते हैं तो वहां पर वन लाइनर भी पढ़ने को मिलेगा, थ्योरी भी पढ़ने को मिलेगी, और आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर होंगे। हर एक सब्जेक्ट के आपके 200 क्वेश्चन होंगे, उसका डिस्क्राइब भी आपको मिलेगा। साथ में 40 मॉडल पेपर भी रखे गए हैं, जिसमें से आपको मैथ भी होगा, रीजनिंग भी होगा, और उसके नीचे कुछ आंसर की भी होंगे, जिसके तरीके से फास्ट भी कर सकते हैं। चाहे तो आप 10 दिन के अंदर इस पूरे कोर्स को पढ़ सकते हैं, मात्र 10 दिन में, और बेहतर स्कोर आप लोग ला सकते हैं। सबसे बेस्ट आपका यही है, जो कि देख सकते हैं कि आप देखेंगे एक चॉकलेट के बराबर है, एक रिचार्ज के आधे दाम पे आपको रख दिया है, ताकि आपको यह समस्या ना हो कि नहीं हमने बहुत पैसा यहाँ पर दिया है। आप यहाँ पर जब जुड़ेंगे ना तो आपको लगेगा कि सर ने तो बहुत कम पैसा लिया है और इतना कोर्स अच्छा कैसे दे दिया है। ठीक है ना। तो आप लोग ऐप को डाउनलोड करिए और बेहतर तैयारी करिए। धन्यवाद।